नमस्कार, मैं हूं निशा पंड्या और आप देख रहे हैं रियल स्टेट ऑफ रियल एस्टेट। जब मुंबई की बात करें तो मुंबई है एक आइलैंड सिटी और वहां पे देखने जाए तो अब तो जगह की कमी ही दिख रही है, क्योंकि अब आप देखो मुंबई कितना बढ़ गया है। सिर्फ आइलैंड सिटी ना होके आप देखो कितने सबब्स आगे बढ़ते दिखे हैं और वहां सबसे हम देख रहे हैं डेवलपमेंट बढ़ रहा है, रीडेवलपमेंट। आज उसी पे हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेंड्रिस पार्टनर्स के नौशाद पंजवानी। नौशाद जी, स्वागत है आपका रियल स्टेट ऑफ रियल एस्टेट में। So congratulations निशा on your new channel। थैंक यू तो सर। बहुत बहुत मुबारक और आपको मैं विश करता हूँ कि चैनल बहुत अच्छा चले और इस टॉपिक के लिए इस चैनल की बहुत ज़रूरत थी और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये चैनल स्टार्ट किया है। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर। जैसे हम मुंबई की बात करें, मुंबई जैसे कहे कि आइलैंड सिटी है, कहीं पे जगह ही नहीं दिख रही, तो अब एक ही ऑप्शन बचता है, वो रीडेवलपमेंट। और रीडेवलपमेंट ऐसा नहीं कि अभी शुरू हुआ है, बहुत सालों से हम देख रहे हैं। और आप तो 2 दशकों से आप रियल एस्टेट पूरे मुंबई का देख रहे हैं, किस तरह से चेंज होता हुआ दिखा है। लेकिन बहुत सारे लोग रियल एस्टेट से खफा भी हैं और बहुत सारे लोग अब करना चाहते भी हैं। तो अभी स्थिति कैसी है आइलैंड सिटी की? तो देखिए मुंबई अ, दुनिया के सबसे महंगे सिटीज़ में से एक सिटी माना जाता है। हम्म। ठीक है। यहाँ पे मलाबार हिल जैसे विस्तार में 1.5 लाख रुपया पर स्क्वायर फीट जैसा रेट में प्रोजेक्ट्स बिक रहे हैं। हम्म। तो ये और उसकी तुलना करें तो बाकी सिटीज़ में लीजिए आप, अहमदाबाद हो या पुणे हो या चेन्नई हो, हैदराबाद हो, नोएडा हो, गुड़गांव हो, जो बहुत अच्छे सिटीज़ हैं, मुंबई से किसी लिहाज में कम नहीं है। हम्म। वहाँ पे आपको 5,000 से 15,000 के बीच में अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। तो तो कहाँ काफी वास्ट वास्ट डिफरेंस है। डिफरेंस है। तो हम्म। इसलिए मुंबई का एक मोह जो है, एक माया नगरी कहते हैं उसका, ये है। और जाहिर है रियल एस्टेट डेवलपर्स जो है उनको इस मोह माया के चक्कर में हर किसी को आना है, बट ये हर किसी का काम भी नहीं है। हम्म। इतना महंगा होने के वजह से लैंड भी महंगा होता है और सेल भी डिफिकल्ट होता है, तो बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड सा होता है। तो अच्छे प्लेयर ही इसमें सफल होंगे और कामयाब होंगे। लेकिन हम रीडेवलपमेंट की बात करें तो हम देख रहे हैं कि कितने सालों से कई प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं, नए प्रोजेक्ट्स आने के लिए तैयार हैं। अभी रीडेवलपमेंट की सिचुएशन कैसी है? देखिए रीडेवलपमेंट मुंबई जो है सबसे पहला सिटी मैं मानूंगा हम्म। जो रीडेवलपमेंट के लिए तैयार हुआ। अब तैयार होने का क्या मतलब होता है? रीडेवलपमेंट ये नहीं है कि आप कोई भी इमारत गिरा दें और उसके जगह पे एक चमकती हुई नई इमारत कर दी। उसकी जरूरत होनी चाहिए। जरूरत क्या है रीडेवलपमेंट में? दो चीज की जरूरत है। एक, जो पुरानी इमारतें हैं अब वो गिरने की स्थिति में आ गई हैं। हम्म। तो ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स है, कोई ताजमहल या कोई कोणार्क मंदिर तो है नहीं कि हजारों साल सैकड़ों सालों से खड़ा हम्म। रहेगा। उसकी एक एज होती है। आमतौर पे माना जाता है 70 ईयर्स तक एक बिल्डिंग खड़ी रह सकती है। हम्म। बट मुंबई जहाँ पे सबसे पहले शुरुआत हुई डेवलपमेंट की, हम्म। 40 50 60 साल पहले, ऑर्गेनाइज बिल्डिंग, बड़े बिल्डिंग, लेआउट वाले बिल्डिंग, महाड़ा इटसेल्फ ने 40 50 साल पहले 60 साल पहले स्टार्ट किया था डेवलप करना। हम्म। नॉट महाड़ा बट बाकी जो डेवलपर्स जिन्होंने बनाई उस जमाने में, उनकी इमारतें इतनी पक्की शायद नहीं थी। हम्म। कच्ची इमारतें थी, इतनी बहुत स्ट्रांग नहीं थी। तो ये सारी इमारतें अब गिरने की स्थिति में हैं। ठीक हम्म। है, 5 साल 10 साल में इनको, और वैसे ही देखने हो तो 20 25 साल से इनकी रिपेयरिंग शुरू थी। सही कहा तो आपने। जो रहते हैं हम्म। उनके लिए दिक्कत है। तो ये उनकी एक समस्या है जिसका समाधान हम्म। है। डेवलपर्स जो है उनके लिए अ, जो सिटी सेंटर होता है, कहें कि पेरिफेरल जो होता है, हम्म। उसके अंदर लैंड अवेलेबल नहीं है। सब डेवलप हो गया है और ये हॉरिजॉन्टल वर्ड कह सकते हैं। हम्म। कई बंगलोज हैं, कहीं 3 4 माले की बिल्डिंग है, कहीं 6 7 माले की, उससे उससे ज्यादा की तो बनती जो नहीं थी। पुरानी बिल्डिंग्स है। पुरानी बिल्डिंग हम्म। है। तो उनको गिराकर एक नई बिल्डिंग बनाएं हम्म। जिसमें पुराने जो है उनकी भी समस्या हल हो जाए, कि उनको भी अच्छे नए घर मिल जाए हम्म। और वहां पे नया स्टॉक भी आ जाए, जिस वजह से डेवलपर भी वहां पे बेच सकता है। तो ये एक विन विन सिचुएशन है जो रीडेवलपमेंट में किया गया है। तो हम्म। रियल रीजन फॉर रीडेवलपमेंट ये है। मगर रीडेवलपमेंट का मतलब क्या है? कि हम्म। आप अपना घर किसी को सौंप के और वो गिरा देता है और आप कहीं किराए के घर में रहने जाते हैं। हम्म। अब वो बनेगा नहीं बनेगा, कब वापस आओगे, ये एक रिस्क जो था
जब शुरुआत हुई रीडेवलपमेंट की, मैं मानता हूँ 20-25 साल के पहले ही शुरू हुआ होगा। बहुत ही कम रीडेवलपमेंट हुए क्योंकि ये डर था। मगर पिछले 20-25 साल में बहुत हुई है, और पर्टिकुलरली लास्ट 10 साल में मैं मानूंगा कि बहुत चीजें चेंज हुई हैं, जिसके वजह से रीडेवलपमेंट इतना रिस्की नहीं रहा। एक तो इतने सारे हो गए प्रोजेक्ट, तो आपकी नजरों के सामने देख रहे हो कि यहाँ एक पुरानी बिल्डिंग थी, अब नई चमकती हुई इमारत आ गई, अच्छे लोग रह रहे हैं, इंपोर्टेड गाड़ियां अंदर जा रही है, क्लब है, तो आप देख रहे हो कि भाई ये इतना रिस्की नहीं है। एक आध प्रोजेक्ट कहीं अटका हुआ है, बट उसके सामने 20-25 प्रोजेक्ट अच्छे बने भी हैं। तो एक ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि गवर्नमेंट ने, ये सरकार ने बहुत सारे रियल एस्टेट रिफॉर्म्स लाए हैं, जैसे रेरा है, ठीक है, जैसे बैंक्रप्सी लॉ है, जैसे जीएसटी है, जैसे डीमोनेटाइजेशन, ऐसे कई रिफॉर्म्स आने की वजह से ये इंडस्ट्री एक स्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्री हो गई है। इसमें अगर आप एज अ डेवलपर कहीं चूकते हो तो आपको उसकी सजा मिल सकती है। तो ये एक डर हो गया, इस वजह से छोटे या जो अनऑर्गेनाइज्ड डेवलपर थे वो चले गए। और तीसरी मेन चीज ये हुई है कि अब जब इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री बन गई है, साफ सुथरी इंडस्ट्री बन गई है, कैश चला गया है, रेरा आ गया है, स्टैंडर्ड्स आ गए हैं वगैरह वगैरह, तो कॉरपोरेट डेवलपर्स इसमें इंटरेस्ट लेने लगे, या जो मीडियम डेवलपर्स थे अब वो कॉर्पोरेट लेवल हो गए। तो गवर्नेंस, बहुत लिस्टेड डेवलपर्स होता है, उनका मेन क्या होता है, गवर्नेंस होता है। अगर कहीं चूके, कहीं गलत काम कर दिया, ब्रांडिंग खराब हो गई, तो उनका सीधा इफेक्ट स्टॉक मार्केट पे होगा, और वो बहुत बुरा इफेक्ट। 10% अगर उनका प्राइस गिरा एक न्यूज के ऊपर, तो उनकी कंपनी को बहुत तकलीफ, तो ब्रांड नेम जिसे हम ब्रांड नेम हो जाता है। तो इन वजहों से अब रियल एस्टेट में एक बदलाव आया है, जिसका, अच्छा, इन सब को चॉइस पूछोगे तो हर किसी को क्या चाहिए, डेवलपर को ओपन लैंड मिल जाए, ज्यादा जगह मिल जाए, आज खरीदा कल से शुरू कर दे। अच्छा, उनको जिस तरह से बनाना है वो बनाए, उनको कोई कंपल्शन ना हो कि छोटे ही घर बनाने हैं या इस किस्म के, उनको जिस किस्म का बनाना हो। मगर मुंबई में वो पॉसिबिलिटी नहीं है। इस वजह से रीडेवलपमेंट जो है, और रीडेवलपमेंट का बहुत स्कोप भी है, हम आगे बात करेंगे किस किस टाइप के रीडेवलपमेंट होते हैं। तो ये एक लैंडस्केप है रीडेवलपमेंट का, और बहुत ही एक्साइटिंग फेज है। आई एम सीइंग कि अगले 20-25 साल में बहुत रीडेवलपमेंट होगा, और अच्छा रीडेवलपमेंट होगा। जरूर, ऐसी आशा रखेंगे। लेकिन अगर हम रीडेवलपमेंट की बात करें, तो जैसे मैंने शुरुआत की आइलैंड सिटी से, जो हम देखने जाए जिसको हम टाउन कहते हैं, तो वो होगा बांद्रा से आगे देखे तो सबब हो जाता है, वहां सायंस से आगे देखे तो वो सबब हो जाता है। लेकिन अब एमएमआर रीजन बहुत बड़ा हो गया है। रीडेवलपमेंट भी अभी उनके स्वरूप बदलते दिख रहे हैं। जैसे हमने देखा कि रीडेवलपमेंट जो डेवलपर करता है, और नया आया है सेल्फ रीडेवलपमेंट। और किस किस तरह के रीडेवलपमेंट अभी फिलहाल मुंबई में दिखे जा रहे हैं? तो अगर मैं थोड़ा सा इसका विस्तार में जवाब दूं, ताकि आपके दर्शकों को समझ में आए कि लैंडस्केप क्या है। जरूर। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन होता है वो जमीन के ऊपर होता है, यानी जमीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। जमीन किसकी है, ठीक है, तो हर जगह पे अलग अलग, जैसे आप नोएडा ले लीजिए, तो गवर्नमेंट ही इतना सारा लैंड अलॉट करती है। उन्होंने एक्वायर किया होगा, या गवर्नमेंट की ओपन लैंड्स है वो एक्वायर करता है, आपको बिल्कुल कोई रीडेवलपमेंट, कोई स्लम, कोई कुछ नहीं है, ओपन स्पेस ओपन स्पेस है, गवर्नमेंट दिए जा रही है और आप उस पर बनाते जा रहे हो। मुंबई जो बहुत पुरानी सिटी है, 100-150 साल से जो मुंबई का डेवलपमेंट हो रहा है और बिल्डिंगें आ रही हैं, तो वो लैंड जो है अलग अलग ओनर्स हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड कौन ओनर्स है, उससे आपको पता चलेगा रीडेवलपमेंट इफेक्ट क्या होता है। राइट। सबसे पहले आते हैं ये जो पुराने फ्री होल्ड लैंड्स हैं, जैसे आप गोदरेज का विक्रोली में ले लीजिए, वैसे बहुत सारे ओपन लैंड है, वाडिया का है, ऐसे बहुत सारे ओपन लैंड है, ठीक है, 100 एकड़ 200 एकड़, इसके ऊपर कुछ बना हुआ है, कुछ नहीं बना हुआ है, कुछ है, वो एक फ्री होल्ड लैंड। ये बड़े हो गए, वैसे छोटे भी हैं, कहीं कहीं छोटे 1/2 एकड़ 1 एकड़ 2 एकड़ के भी फ्री होल्ड है, बिकॉज ओनर ने ट्रांसफर कर दी ओनरशिप और उसको फ्री होल्ड कर दिया। गवर्नमेंट का इसमें कोई हाथ नहीं है, कोई ओनरशिप नहीं है, कोई डिसीजन नहीं है। सेकंड ले लीजिए, जो गवर्नमेंट ओनर्स हैं, इसमें कौन आता है, माड़ा है, जो एक हाउसिंग बॉडी है, जिसको बनाया ही गया है लैंड एक्वायर करके
उसके ऊपर रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स करना। तो ये हम्म। म्हाडा का मैंडेट है। तो म्हाडा ने 30 40 50 साल पहले जब बनी थी तब उन्होंने लैंड एक्वायर किया था और उसके ऊपर पुराने बिल्डिंग बनाए हुए हैं। तो ये सेकंड टाइप के ओनर हो गए। हम्म। थर्ड है आपको एमआईडीसी है, जिनको जैसे म्हाडा रेसिडेंशियल में ऐसे ये इंडस्ट्रीज के लिए बनाया गया था। लैंड एक्वायर कीजिए और इंडस्ट्रीज कीजिए। वहां पर भी रीडेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, वहां पर कैसे हो रहा है अपन देखेंगे। फिर सिडको है, एमएमआरडीए है, कलेक्टर है, उसका लैंड अलग है। और एक और कैटेगरी है वो ट्रस्ट लैंड है, जो प्राइवेट ट्रस्ट भी है और पब्लिक ट्रस्ट भी है। तो उनमें चैरिटी कमिश्नर एंगल आ जाता है, ये सब बहुत होता है। तो ये अलग अलग ब्रॉड मैंने बताए 6 7 ओनर्स हैं। अब हर एक की रीडेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट अलग है। ठीक है, जहाँ पे फ्री होल्ड है वहां पे बीएमसी के कायदे कानून आ जाते हैं। जहाँ पे म्हाडा का है वो म्हाडा अपने कायदे कानून बना के उस हिसाब से डेवलपमेंट के राइट्स जो है वो म्हाडा डिसाइड करता है। बाकी सब बीएमसी में के अंडर आएगा, फायर और जो भी है। बट जो टीडीआर कहते हैं, एफएसआई कहते हैं, वो म्हाडा के रूल्स के हिसाब से आएगा, वो अपने रूल्स बनाएंगे। एमआईडीसी है वो अपने हिसाब से रूल्स बनाएंगे। जैसे म्हाडा, उनका मैंडेट रेसिडेंशियल नहीं है, तो वो क्या कहेंगे, ठीक है आपकी छोटी फैक्ट्री थी बंद हो गई या नहीं चल रही, या बहुत महंगा हो गया, आपको कहीं और जाना है इंडस्ट्रियल एरिया में, तो यहाँ पे आप आईटी कर सकते हो। तो हुई नॉन फैक्ट्री नॉन मैन्युफैक्चरिंग, मगर सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड टू आईटी। तो उनकी आईटी पॉलिसी है वगैरह। ठीक है। एमएमआरडीए का अलग मैंडेट है, जिसे पूरा बीकेसी है, उस एमएमआरडीए ने बनवाया है। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स हैं, प्लॉट्स हैं, ये ऑक्शन करते हैं एमएमआरडी और अपना एक लेआउट से बनाते सीबीडीटी जैसे हैं। सिडको है, जैसे न्यू बॉम्बे जिसने बनाया है, सिडको के अंडर आता है। तो वो एक अलग डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनका अलग हो जाता है। तो इस हिसाब से आपको समझना है कि आपको अगर रीडेवलपमेंट करना है, तो आप अगर उस विस्तार में रहते हो तो पहले लैंड किसका है, मतलब किससे आपको परमिशन लेनी होगी, किसके रूल्स में आओगे, रूल्स में आएंगे। और अगर आप डेवलपर हो तो आपको ये जानना है कि अगर लेना है तो किस किस्म की एफएसआई मिलेगी, किस किस्म का डेवलपमेंट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो ये एक लैंडस्केप होता है रीडेवलपमेंट का, ये समझना बहुत जरूरी है। और मुंबई मैं मानता हूं कि एक यूनिक है, जिसमें इतने सारे अथॉरिटीज है, इतने सारे ओनर्स हैं, तो अलग अलग स्कीम्स होंगी। अब जो मैंने बात नहीं की है वो एक अलग एंगल है, जैसे स्लम्स है। राइट, ठीक है। अब स्लम्स जो है वो किसी भी लैंड के ऊपर बन सकता है। वो रेलवे के लैंड पे बनेगा, वो प्राइवेट लैंड के ऊपर बनेगा, जहां इंक्रोचमेंट खुली जमीन मिली, किसी ने अपने झंडे गाड़ दिए, अब 30 40 साल हो गए, अब उसको स्लम्स निकाल के वहां पे डालना है, तो वो एक टाइप का होता है। कहीं चॉल्स हैं, हाँ, जो बहुत पहले से देखते हैं, मुंबई में पहले वही एक सिस्टम था। तो चॉल जो है वो प्राइवेट ओनर्स हैं। सेठ लाला जो जमाने के हुआ करते 70 80 साल पहले, जो मिल ओनर्स के लिए उन्होंने चॉल बनाई थी। अब मिल ओनर्स, मिल्स तो है नहीं, मिल वर्कर नहीं है। यहाँ पे आपके मेरे जैसे लोग भी, शिक्षित लोग भी रहते होंगे, अच्छे घर के लोग, जो तो हम हमारे व्यूअर्स को बता दें, क्योंकि मुंबई में कपड़ा व्यापार सबसे ज्यादा था। यहीं से एक्सपोर्ट होता था, यहीं से बनता था, इसीलिए मुंबई दादर एरिया, लोअर पर एरिया जो है वो ज्यादातर सारी मिल्स थी, और उनके रहने के लिए चॉल सिस्टम बनाई गई थी। जो आज हम टाउन, जिसको हम दादर से चर्चगेट तक का जो एरिया है, वहां पे हम देख सकते हैं कि ऐसे चॉल्स वाले घर ज्यादा देखे गए हैं। और ये चॉल्स भी बहुत महंगी है, सस्ती नहीं है, सस्ती नहीं है। आपको साउथ बॉम्बे में किसी चॉल में खोली लेनी हो, या चॉल फिर सिस्टम से 1 रूम किचन का रहता था, या सिर्फ 1 रूम भी हो सकता है, वो आपको दहीसर के फ्लैट के कंपैरिजन कर सकते हैं। सो ये बहुत एक अच्छा, अच्छे लोग रहते हैं, बट पुरानी बिल्डिंग है, पुराना है, तो उनका डेवलपमेंट। तो एक ओनर है, ये टेनेंट्स है, पगड़ी का हो या टेनेंटेड हो, उसका रेंट कंट्रोल एक्ट अलग हुआ करता था, वो अब नहीं रहा, तो उसकी क्या क्या इम्प्लीकेशंस है, ये रीडेवलपमेंट में इफेक्ट आता है। फिर सेस्ट बिल्डिंग्स हैं, तो सेस्ट बिल्डिंग्स रफली ये समझाओ तो जो 3 है कैटेगरी ए बी सी। एक 1940 में कैटेगरी ए जो बनी थी, उसके पहले कैटेगरी बी 40 से 50 के बीच में जो बनी, वो कैटेगरी बी, और 50 से 59 60 में जो बनी वो एक कैटेगरी सी है, जिनके रहने वाले टेनेंटेड है, वो रेंट कंट्रोल एक्ट में, और उनसे मेंटेनेंस हो नहीं पा रहा था। तो उन्होंने, म्हाडा ने एक स्कीम बनाई थी, रफली कहूं तो वो एक छोटा सा सेस, छोटा सा टैक्स जैसा एक देते थे, रेंट नहीं है ये, एक छोटा सा टैक्स जैसा म्हाडा को देते थे, और ये म्हाडा की जिम्मेदारी थी इनको मेंटेन करना, सिर्फ मेंटेन करना। अब
ये सेस बिल्डिंग भी जब रीडेवलपमेंट में आ जाती हैं तो उसमें भी सेस के रूल्स होते हैं, सेस बिल्डिंग के रूल्स होते हैं, उनकी अलग एफएसआई होती है, उनका अलग डेवलपमेंट का एक होता है, तो ये एक अलग कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। और नॉर्मल माहड़ा के रीडेवलपमेंट है वो तो है ही, रोडवे तो और ये वो के हिसाब से जो बनते हैं, तो राइट इट्स नॉट दैट इजी। जैसे हमने देखा अलग अलग ओनर्स, अलग अलग यूजर्स, अलग अलग विस्तार, अलग अलग रोडवे, बहुत अलग अलग इंटरेस्टिंग है बहुत इसमें। तो लेकिन आज अगर किसी को हम देख रहे हैं जो रीडेवलपमेंट में नया ट्रेंड हमें दिखना है वो है सेल्फ रीडेवलपमेंट। हम इसके बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग ठग चुके हैं या फिर थक चुके हैं। बहुत हम देख रहे हैं मुंबई में पिछले Interesting. 12 सालों से हमने खुद में पर्सनल लाइफ में भी जो रिलेटिव्स फ्रेंड्स हैं उनके घर आज भी ऐसे ही बन के आधे खड़े हैं और अभी उनको ना रह पा रहे हैं और उनको रेंट पे रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन अब सेल्फ रीडेवलपमेंट का जो ट्रेंड चला है वो कितना सही है और जो क्या जो स्टॉल प्रोजेक्ट उनके लिए भी कोई ये ऑप्शन है? तो निशा, इसमें स्टॉल प्रोजेक्ट हम अलग से डिस्कस ठीक है, करें, जी। मगर जो सेल्फ डेवलपमेंट है ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और उसकी इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ते जा रही है ये मैं आपको समझाता जी। हूँ, ठीक है। सेल्फ डेवलपमेंट पहले भी पॉसिबल था, ये कोई कानून तो है ही नहीं कि आपको डेवलपर को ही देकर बनाना है, मगर डेवलपमेंट ये कोई इजी काम नहीं है, ठीक है। इसमें डेवलपर के जो स्किल सेट्स हैं, लाइजनिंग पर्टिकुलरली, जो अप्रूवल्स लाना, परमिशंस लाना, इतने सारे स्टेक होल्डर्स को मैनेज करना, तो ये एक आम इंसान के लिए डिफिकल्ट काम है, छोटे बिजनेस के लिए और भी डिफिकल्ट काम है। तो ये होगा, इसलिए एस्टैब्लिश डेवलपर्स और जिनकी पहचान है, जो पैसे ला सकते हैं, जो फंडिंग करवा सकते हैं, जो बेच सकते हैं, जो कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं, ये सब जो करना कराना है वो एक है। तो ये इंडिविजुअल नहीं कर पाता था क्योंकि इसमें बहुत दिक्कतें थी, ठीक है। हालांकि ये आप समझ जाओगे कि अगर एक थर्ड पार्टी आके डेवलप करती है तो वो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट ले जाएगा तो आपका कम हो जाएगा, मतलब उनको कुछ मुनाफा होगा तभी वो आएंगे। करेक्ट। आपकी तकलीफें भी कम होगी पर आपका मुनाफा भी कम होगा, वो मुनाफा कोई और ले जा रहा है। और वही चीज मैं खुद डेवलप कर रहा हूं तो मुनाफा मुझे मेरे पास ही रहेगा पर दिक्कतें भी बढ़ जाएगी। तो ये बैलेंस सही नहीं था कि दिक्कतें बहुत थी, मुनाफा इतना नहीं होता था। अब जो हमने पहले कहा कि इंडस्ट्री चेंज हो गई है, अब रेरा आ गया है, अब ये है। अब इसका नेगेटिव इफेक्ट देखिए क्या हो रहा है कि पहले छोटे प्लॉट्स जो थे वो बड़े डेवलपर्स इंटरेस्टेड थे बिकॉज प्लॉट्स अवेलेबल नहीं थे, रीडेवलपमेंट के लिए लोग डरते थे, इसलिए बड़े प्लॉट वाले आते नहीं थे, तो छोटे प्लॉट्स वाले अवेलेबल, उनके लिए वो मुनाफा ठीक था। बड़े डेवलपर्स भी छोटे प्रोजेक्ट, गोदरेज के आप पुराने प्रोजेक्ट्स देखो तो बड़े छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स किए हैं, राहेजा ने भी 1000 मीटर के प्रोजेक्ट्स किए होंगे, गोदरेज ने भी 1000-2000 मीटर के प्रोजेक्ट किए होंगे। ये डेवलपर्स के पास आज इतना काम है कि उनके लिए ये छोटे प्रोजेक्ट्स इंटरेस्टिंग नहीं रहे, ठीक है। तो बड़े डेवलपर्स, छोटे प्लॉट्स, ये गेम खत्म हो गया। जो छोटे डेवलपर्स हैं वो बहुत ही रिस्की और वो तो मार्केट से चले ही गए, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस वो कंप्लाई नहीं कर पाते, तो वो चले गए। अब रहे कुछ मीडियम साइज डेवलपर्स हैं, उनकी कैपेसिटी इतनी ही नहीं है कि इतने सारे प्रोजेक्ट कर पाए, तो वो लोग चूज करेंगे कि जहां पे उनको मुनाफा ठीक लगे, जो विस्तार या जो एरिया है उनको लगे कि यहाँ बैंड्रा है, मलाबार है, वो 1000 मीटर 15। बट बाकी आप ये समझ लीजिए कि कांदिवली है, वहां पे अगर 600-700 मीटर का प्लॉट है तो वहां गोदरेज या लोधा या राहेजा तो आने से रहे, बिकॉज बहुत छोटा, उनका 100 करोड़ का भी उसमें सेलेबल स्टॉक नहीं निकलेगा। छोटे डेवलपर जो कर सकते थे वो नहीं आएंगे वहां, और मीडियम वाले चूज करेंगे नहीं करेंगे। तो जिनकी जरूरत है, बिल्डिंगें गिरने आ रही हैं या बहुत तकलीफें हैं, वो क्या करें, कब तक ठहरे कि कोई डेवलपर आएगा और हमको ऑफर देगा, ठीक है। तो उनके लिए ये एक मजबूरन हो गया कि चलो हम खुद मिलके कर लेते हैं, तो ये होगा। और एनवायरनमेंट सपोर्ट कर रहा है कि अब इतना डिफिकल्ट नहीं है डेवलपमेंट जो पहले था, इतना कैश नहीं है, अंडरवर्ल्ड नहीं है, इतना करप्शन नहीं है, ये सब चीजें जो इंडिविजुअल हैंडल नहीं कर सकता है वो सारी चीजें चली गई हैं, ठीक है। तो रहा क्या है कि इसको
मैनेज करना है, तो इसके लिए अच्छे कंसल्टेंट्स हैं, अच्छे पीएमसी हैं। और जैसे रीडेवलपमेंट में हमने देखा कि 10-15 साल से अच्छी अच्छी बिल्डिंग आ रही है, दिख रही है, वैसे ही सेल्फ डेवलपमेंट में भी अभी 2-4 प्रोजेक्ट हुए हैं जो दिख रहे हैं कि अच्छा ठीक है, किसी ने तो किया है, हम पहले नहीं है। तो ये एक एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। तो आई एम सीइंग कि छोटे प्लॉट्स हैं या जिस प्लॉट में डेंसिटी ज्यादा है या वायबिलिटी डेवलपर के लिए कम है, उसमें सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत प्रोजेक्ट्स आएंगे, और ऐसे छोटे नहीं, शायद बड़े प्रोजेक्ट्स भी आए। तो अब सेल्फ रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स ज्यादा हमें दिख सकते हैं मुंबई में, क्योंकि अभी रीडेवलपमेंट ही एक ऑप्शन है। लेकिन अभी आपने बात की पीएमसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ये भी बहुत सुनाई दे रहा है। इसकी क्या सही में जरूरत है और इनका क्या रोल रहता है? तो जरूरत, एक तो आप रीडेवलपमेंट कर रहे हो माड़ा और जो है, तो उसमें 79A जो है उसमें स्पेसिफिकली गाइडेंस दी गई है कि फर्स्ट स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग जब होगी सोसाइटी की, हाँ। तो उसमें पहला काम ये करना है कि आपको रीडेवलपमेंट एज अ सोसाइटी जाना है कि नहीं जाना है, ये एक डिसीजन लेना है। और सेकेंडली आपको एक पीएमसी चूज करना है जो आपको हेल्प करेगा। तो ये दो चीज पहले आप अल्टीमेटली करे ना करे, कोई डेवलपर आए ना आए, फिजिबिलिटी हो ना हो, ये बात की बात है, बट पीएमसी जो है वो आके आपको मदद करेगा फिजिबिलिटी बनाने के लिए। आपके कंप्लायंसेस क्या है, काफी सारी चीजें बिफोर कोई टेंडर बाहर निकले उसके पहले बहुत सारी चीजें चेक करनी होती है, एक चेकलिस्ट होता है, वो कौन करेगा। तो वो क्योंकि जनरल पब्लिक को ये सारी नॉर्म्स पता नहीं होते, रूल्स पता नहीं होते, इवन प्रोसीजर भी पता नहीं होता। निशा, आप जनरल पब्लिक छोड़िए, अच्छे अच्छे मेरे जैसे प्रोफेशनल्स हैं उनको नहीं पता होता है। तो जिनका काम है उसी को है। तो ये एक स्पेशलाइज्ड एरिया हो गया है। तो ये पीएमसीज जो है उनका एक स्कोप ऑफ वर्क है, जो 5-6 चीजें वो लोग करते हैं वो कोई और नहीं कर पाता। जैसे आर्किटेक्ट जो है वो अपना डिजाइनिंग कर सकता है, वो लाइजनिंग कर सकता है, पर बाकी के काम शायद वो ना कर पाए, तो वो पीएमसी करता है। या एलएनटी है, या जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, बट बाकी का जो काम नहीं कर सकते। तो ये जो एक एजेंसी होती है जो सारा काम एक साथ में कर सके, वो पीएमसी है। और उसमें भी फ्लाई बाय नाइट नहीं होता, वो पीएमसी को एम्पैनल होना पड़ता है, एक पैनल है उसमें, उनके भी रिक्वायरमेंट्स है, उनकी भी क्वालिफिकेशंस है, तो वो एम्पैनल होता है। फिर एफिशिएंसी एक प्रैक्टिकल बात है कि कौन लायक है बट अच्छा काम करता है नहीं करता है, वो एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस हर फील्ड में जैसे होता है, जर्नलिज्म हो या प्रोफेशनलिज्म हो, हम है तो कंसल्टेंट, बट अच्छे बुरे हैं वो एक्सपीरियंस होता है, बट उसके लिए एम्पैनलमेंट जरूरी है, सो इट इज नेसेसरी। तो अगर रीडेवलपमेंट में जाना है तो सेल्फ रीडेवलपमेंट एक ऑप्शन अभी नया हमने देखा है, और उसमें अगर आपको सेल्फ रीडेवलपमेंट जाना है तो आपको पीएमसी यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट को अपॉइंट करना फर्स्ट काम होता है, नेसेसरी होता है, उसको अपॉइंट करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, अगर कोई रीडेवलपमेंट में जा रहा है तो फंडिंग कहाँ से लाए, क्योंकि ये सबसे बड़ा ही काम हो जाता है। कोई बिल्डिंग बनाना आसान तो नहीं है, क्योंकि एक मिथ है, या फिर कहते हैं हम पहले बार ट्रेंड देखते आ रहे हैं कि अगर रीडेवलपमेंट जाना है तो मुझे या तो घर मिलेगा, यानी ज्यादा स्पेस मिलेगी, या तो पैसा मिलेगा। लेकिन सेल्फ रीडेवलपमेंट में क्या, कैसे? यही एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप डेवलपर के साथ रीडेवलपमेंट कर रहे हो तो फंडिंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट आपका इंटरेस्ट है। तो आपको फंड ऑर्गेनाइज नहीं करने, अगर आप वो डेवलपर का काम है, मगर डेवलपर कर पाएगा नहीं कर पाएगा ये असेस करना आपकी जिम्मेदारी है। तो उनकी बैलेंस शीट स्टडी की जाती है, उनकी बैंक गारंटीज ली जाती है। कई सोसाइटीज में ये भी पूछा जाता है कि आप ये प्रोजेक्ट करोगे तो इसके लिए फंडिंग के लिए इन्वेस्टर रेडी है क्या, तो इस प्रोजेक्ट का कोई लेटर ऑफ इंटरेस्ट आपके इन्वेस्टर ने दिया है, फंड ने दिया है, तो वो आप एक अपने आप को एहतियात कर सकते हो कि है नहीं। बट सेल्फ डेवलपमेंट में कोई डेवलपर नहीं है, आप खुद एक तरीके से डेवलपर हो, तो फंडिंग ऑर्गेनाइज करना आपका फर्ज बन जाता है। तो उसके कई रास्ते हैं, एक ग्लोबल सोल्यूशन नहीं है, उसके 2-3 पीसेस करके सोल्यूशन आते हैं। फर्स्ट सोल्यूशन ये होता है कि जो एक्स्ट्रा एरिया है वो मैं एज अ मेंबर, इंडिविजुअल एक मेंबर मैं खरीद सकता हूँ। मतलब किसी को अगर 1 BHK है, दूसरा खरीदना है, तो वो खरीद के उसका पैसा या वो एज अ एक्स्ट्रा फंड दे एरिया सकते या हैं। एक्स्ट्रा फ्लैट। ओके, तो डुअल रोल हो गया, एक मैं एज अ कलेक्टिव सोसाइटी मेंबर हूं तो हम सेल्फ डेवलपमेंट कर रहे हैं, और एक एज एन इंडिविजुअल मेंबर मैं एज अ क्लाइंट आ रहा हूं, कह रहा हूं कि मुझे एक और फ्लैट लेना है, तो ये तो और
ये बहुत अच्छा एक है, क्योंकि मैं अगर यहीं रह रहा हूँ तो एक चांसेस है कि मेरी एफिनिटीज बिल्डिंग से, सेंटिमेंट्स, इमोशंस, नेसेसिटी जो भी है, इससे सही बेटर बात कुछ है। हो ही नहीं सकता हम्म कि मैं हम्म उसी बिल्डिंग में एक एक्स्ट्रा ले लूं, ताकि मेरे 2 बेटे हैं वो उनके लिए घर ले लूं, बेटी के लिए ले लूं, या 2 भाई हैं वो सेपरेट हो रहे हैं, तो एक वो हो गया। तो जितनी एंटाइटलमेंट रीडेवलपमेंट में होती थी उससे ज्यादा अगर मुझे चाहिए तो मैं खरीद लूं, और उसके लिए शायद मुझे डिस्काउंट मैं नेगोशिएट कर सकता हूँ सोसाइटी के साथ कि मैं हम्म। सोसाइटी वालों को कम 10% डिस्काउंट दे दूं या वट एवर। तो एक ओके। एक तरीका ये हो गया। सेकंड तरीका है कि आप जो सिटी कोऑपरेटिव बैंक, बॉम्बे जो बैंक है जो दे रही है सेल्फ डेवलपमेंट के लिए फंड, उनसे एक लोन ली जाती है, उनकी क्राइटेरिया, उनके एलिजिबिलिटी है, वो एक जो है वो। और थर्ड है कि आप इन्वेस्टर्स ले आओ, ठीक है, आपके प्रोजेक्ट में कोई इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, मैं 5 फ्लैट लूंगा, तो उसके लिए मैं आपको इतने पैसे दे रहा हूँ, तो ये एक ऑलराउंड है। एंड में तो फिर आपको बेच के एक्स्ट्रा एरिया जो है वही कंस्ट्रक्शन को देना है। तो इनको एक प्रॉब्लम ना समझ के उसको हिस्सों में बांट दे और हर एक को अलग अलग करें, तो ये सॉल्यूशन पॉसिबल है। जबकि रीडेवलपमेंट की बात आती है तो अगर डेवलपर है तो वो अपने क्रेडिट पे लोन उसको मिल जाएगा, लेकिन कोई सेल्फ रीडेवलप कर रहा है तो क्या उसको कोई बैंक गारंटी देनी पड़ेगी? भले ही एक ही बैंक अभी प्रोवाइड कर रही है लोन, लेकिन क्या एज अ सिक्योरिटी कुछ रखना पड़ता है? नहीं, तो इसमें बैंक गारंटी का तो सवाल नहीं आता। बैंक गारंटी तो हम डेवलपर से लेते हैं हाँ। कि अगर आपने प्रोजेक्ट नहीं किया या कंप्लीट नहीं कर पाए या ओके। जो भी हाँ। है, तो वो आपकी बैंक में जाके हम एनकैश कर लेंगे, हमको पैसे मिल जाएंगे और हम खुद प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। तो बैंक गारंटी उस वजह से दी जाती है। बट अगर सेल्फ डेवलपमेंट कर रहे हो तो उसमें आप कैसे गारंटी दोगे राइट। किसको? ओके। ठीक है, हाँ। तो आप एक तो बैंक से लोन ले रहे हो, हाँ। ठीक है, तो बैंक ऐसे ही तो देगी नहीं, राइट। तो वो सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी हाँ। आपका जो लैंड है वो उनकी सिक्योरिटी हो जाती है। फिर अच्छा। सेकंड सिक्योरिटी जो है, जो आपका एक्स्ट्रा एरिया बनने वाला है, हम्म हम्म जो आप सेल करने वाले, वो भी वो लोग मॉर्गेज कर लेंगे। और जब आपको बेचना है उनसे एनओसी देते जाओ, आप पैसे उनको डिपॉजिट करते हो और लोन रीपे करते जाओ, वो एनओसी देंगे, एक एक फ्लैट आप उस हिसाब से बेच सकते हो। सो देर इज दिस मैकेनिज्म बना हुआ है जो नॉर्मल है, इसमें कोई जैसे डेवलपर को होता है वैसे आपको है। बट इसमें एक एडवांटेज ये है कि रीडेवलपमेंट में, जो सेल्फ डेवलपमेंट हो या बिल्डर के साथ आप रीडेवलपमेंट कर रहे हो, लैंड कॉस्ट नहीं होता, आप खरीद नहीं रही हो, तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन और अप्रूवल्स के जो पैसे हैं उतने ही आपको लोन लेने हैं। मगर डेवलपर जो है उसके पास एक एक्स्ट्रा जो कॉर्पस होता है, बैंक गारंटी होती है, ये सारी चीजें जो है वो एक एक्स्ट्रा सोसाइटीज इंसिस्ट करेंगी कि आप सारा एफएसआई आईओडी के साथ लोड कर लो बिफोर हम बाहर जाएं, फिर वो 3 साल का एडवांस में रेंट लेना, ये सब चीजें डेवलपर के कैश फ्लो में आ जाती है, इसलिए उनके लिए थोड़ा ज्यादा होता है। सेल्फ डेवलपमेंट में ये सब चीजें नहीं है, हम एफएसआई जैसे चाहिए वैसे। अच्छा, इसमें ये पूछना चाहूंगी क्योंकि अगर मुंबई में आप एफएसआई लेने जाओ उसके लिए प्रीमियम देना पड़ता है, तो क्या सेल्फ रीडेवलपमेंट में भी ये प्रीमियम देना पड़ता है? भाई उसमें कोई, तो वो सारे रूल तो उसमें उनके लिए रूल्स रहते तो ही हैं, है। कोई एडिशनल, हाँ, उनका जो आया है कि एक 0.5% आपको एक्स्ट्रा एफएसआई मिलेगी, जो भी आपको एंटरटेनमेंट है, बट खरीदना तो दोनों को पड़ेगा, उसमें कोई। और जो रेरा जो अभी फिलहाल सब पे इम्प्लीमेंट है, वो सेल्फ रीडेवलपमेंट पे भी है। यस, उनमें भी अप्लाई, आप डेवलपर बन जाते हो। और रेरा का मेन अगर मैं आपको समझाऊं तो क्या है कि जो खरीदने वाला है उसकी सेफ्टी के लिए है, तो वो अगर डेवलपर से खरीदे या आपसे खरीदे, आप तो बेच रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी जाएगी, आप सोसाइटी हो पर आपने नहीं मैनेज किया रिस्क, तो वो एक रिस्क तो है ही कि आपको रेरा में भी प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हाल फिलहाल हमने देखा है कि बड़े बड़े डेवलपर भी रीडेवलपमेंट में एंट्री ले रहे हैं, अब तक वो नहीं था। क्या इंटरेस्ट जग रहा है? क्योंकि अब तक जैसे आपने भी कहा कि बड़े डेवलपर्स इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल ऐसा ट्रेंड दिखा है क्योंकि अब मुंबई में जगह नहीं है, तो क्या उनके लिए यही एक ऑप्शन है या उसमें भी कुछ उनको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है? ज्यादा कम बेनिफिट तो हर प्रोजेक्ट में होता ही, और लैंड के ऊपर है, किस टाइप का लैंड है, आप जेवी कर रहे हो, आउटराइट कर रहे हो, उस हिसाब से तो उसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। ये जो है वो जॉइंट डेवलपमेंट कैटेगरी में आएगा, आप आउटराइट नहीं ले रहे हो, किसी के साथ मिलके एक
व्यक्ति है जो आपको लैंड दे रहा है, आप आपकी बाकी सारी चीजें उसमें डाल के एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो या इंडिविजुअल के साथ कर रहे हो या एक सोसाइटी के साथ कर रहे हो, कॉन्सेप्ट वही है जॉइंट डेवलपमेंट का। उसको रीडेवलपमेंट कहते हैं, उसको जेडीजे भी कहते हैं, तो एक ही है। जैसे आपने कहा कि इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इंटरेस्ट बढ़ने के वही कारण है जो मैंने पहले बताए। एक कि ये रीडेवलपमेंट अब सक्सेस हुआ है और सक्सेस के पीछे लोग अब पैसा लगाएंगे। जब नहीं था तो रिस्क था, तो बहुत कम लोग पैसे लगाते, अब नॉर्मल हो गया है, ठीक है, एक ही है। सेकंड है कि जो टेनेंट कहें या जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं जिनको रिहैब मिलने वाला है, वो कैटेगरी भी चेंज होती आ रही है। पहले जो थे वो डरपोक भी थे, क्योंकि जाहिर है कि रिस्क था। सेकेंडली न्यूसेंस वाले भी थे, ठीक है, तो वो बिल्डर को अटकाते थे, फंसाते थे, कहीं पीएल डाल दिया, कहीं कोर्ट में केस कर दिया, तो पूरा प्रोजेक्ट अटक जाता था, तो डेवलपर को वो भी रिस्क और डर लगता था। अब ये सारे नहीं है, कोर्ट्स भी इतने इजीली टेनेंट्स प्रो टेनेंट नहीं है इतने इजीली, वो भी देखते हैं कि कोई न्यूसेंस कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है कि जेन्युइन है, ठीक है। उन्होंने जो रिक्वायरमेंट्स लाई हैं कि ठीक है कोई एक बंदा है रोक रहा है तो ठीक है 70% कंसेंट चाहिए, कहीं 51% चाहिए, डिपेंडिंग जो है वगैरह, तो 100% कंसेंट की भी जरूरत नहीं है। सो ये सारे कायदे कानून और एनवायरनमेंट दोनों का मिल के ये हुआ है कि प्रोजेक्ट इतने रिस्की नहीं रहे, ठीक है। तो जो डेवलपर रीडेवलपमेंट नहीं कर पाते थे अब वो इजीली कर पा रहे, ताकि सो इसमें उनको लैंड का पैसा नहीं देना है, उनको सिटी सेंटर में जाहिर है 60-70 और बिल्डिंग है वो सिटी सेंटर में ही बनी होगी, वो कहीं मीरा रोड या कहीं, क्योंकि अभी तक वहां पे रीडेवलपमेंट का स्कोप हुआ नहीं है, तो सिटी सेंटर में आपको जगह मिल रही है, प्रेस्टीजियस जगहें मिल रही हैं और आपके खर्चे भी कम है, कैश फ्लो भी मैनेज हो जाता है, तो उस हिसाब से देख रहे हैं और अच्छे अच्छे डेवलपर्स, बड़े डेवलपर्स आ रहे हैं। आप देखें कि धारावी जो है ये भी एक रीडेवलपमेंट है, ठीक है, वहां पे भी अडानी स्लम डेवलपमेंट है, तो वहां पे भी अडानी है। पहले कौन बड़ा डेवलपर स्लम करता था, तो हर कैटेगरी में मैं तो हर एक को रीडेवलपमेंट, स्लम हो, चौल हो, सोसाइटी हो, हर कोई चीज रीडेवलपमेंट है। तो उसमें डेवलपर इंटरेस्ट ले रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं और उसमें बेनिफिट भी उनको हो रहा है। राइट लेकिन अब जो बात मैं कहना चाहती हूँ वो शायद मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के एक कहते हैं ना पेन पॉइंट होता है। बहुत सारे लोग जो पिछले 10-12 सालों से स्टॉल प्रोजेक्ट में फंसे हुए हैं, जिनके डेवलपर्स आए, उन्होंने घर लिया और आज तक वो बना नहीं पाए। ऐसी सिचुएशन कैसी है मुंबई में, क्या उनके लिए कोई स्कोप है? तो इसमें दो चीजें हम डिवाइड कर लेते हैं। एक कि पहले समझना जरूरी है कि प्रोजेक्ट क्यों स्टॉल्ड है, ठीक है, कहीं डेवलपर की गलती है या कहीं टेनेंट्स की गलती है, ये शरारत या गलतियां दोनों से हो सकती हैं, तो पहले ये समझना जरूरी है किसने प्रोजेक्ट अटका के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक हम समझ गए लीगल फ्रेमवर्क, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो ये लीगल फ्रेमवर्क हम समझ गए, तो कोर्ट से वो जजमेंट आ सकता है, तो आप छूट सकते हो। तो एक ये लीगल साइड पे जो प्रॉब्लम है कि आपका पुराना प्रॉब्लम था, नया डेवलपर आता है और ये कोर्ट में या तो डेवलपर की गलती है तो सोसाइटी के साथ मिलकर उस डेवलपर को बाहर निकाल के उनका जो कॉम्पेंसेशन या जो भी खर्चा हुआ है वो दे के उनको बाहर निकाल के अब नया डेवलपर आ सकता है। तो ये रहा लीगल फ्रेमवर्क, तो इसमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, बट दिक्कत वहां नहीं है, दिक्कत जो है वो कमर्शियल साइड पे है कि अगर किसी ने आधी दाढ़ी बनाई हुई है, अब कोई नया नाई आएगा और उसको बाकी की दाढ़ी बनानी है, तो उसको पूरे पैसे मिलेंगे, उसकी मेहनत के मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। अगर इस तरफ गलत काम किया हुआ है, कम काम किया हुआ है, अच्छा काम नहीं किया हुआ है, तो उसका जो ब्रांड है वो अच्छा होगा नहीं होगा। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बट कुछ ऐसे डेवलपर पिछले 5-6 साल में जो चले गए हैं फ्रॉड में या जेल में या जो भी है, उनके स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स है। अब ये आइडियल एग्जांपल है, डेवलपर ही जेल में है तो उन प्रोजेक्ट्स का क्या होगा, कंपनी लिक्विडेशन में है, एनसीएलटी में चली गई है, बैंक्स में एनपीए हो गया है, ठीक है। तो जगह अच्छी है, लोकेशन अच्छा है, मगर उन्होंने आधा काम किया हुआ है। अब कोई रेप्यूटेड डेवलपर आता है तो उन्होंने जिस क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन, आप वर्टिकल बिल्डिंग ले जाओ, उन्होंने फाउंडेशन फर्स्ट सेकंड किया, वो फाउंडेशन फर्स्ट सेकंड अच्छा किया है, खराब किया, जिसके ऊपर और 30 माले बनाने हैं,
तो वो अच्छा बनेगा नहीं बनेगा, तो ये कमर्शियल कॉल आ जाता है कि उसमें हम्म फिर होता है कि तो इसमें बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि टेनेंट्स को मिल के, सारे ने मिल के फिर डिसाइड करना है कि हम सेल्फ डेवलपमेंट जाएं या हम कॉम्प्रोमाइज करें कि हमको एक्स्ट्रा एरिया जो मिलने वाला था वो कम हो जाए और हम्म प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। तो ये कमर्शियल कॉल है, तो इतना हम्म। इजी नहीं है। इसमें स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स में दिक्कतें तो आने वाली तो उनके लिए अभी थोड़ी है सहूलियत थोड़ी देर से आएगी या उनको आएगी, ज्यादा सफर करना सफर पड़ेगा। करना पड़ेगा। तो ये एक वीक पॉइंट है। लेकिन अब जो रीडेवलपमेंट में जाना चाहते हैं या सेल्फ रीडेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, उनके लिए कोई बेसिक डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत आपको लगती है? आप हमारे व्यूअर्स को बता पाए कि क्या क्या चेकलिस्ट करनी चाहिए? तो आप एक समझ लीजिए कि रीडेवलपमेंट का क्या मीनिंग है। रीडेवलपमेंट का मीनिंग ये है कि मेरे पास कोई चीज है जिसकी ओनरशिप अब मेरे पास है तो सही, ठीक है, बट अब ये मेरी है कि नहीं ये मुझे साबित करना है। ठीक है, आपके हाथ पे ये घड़ी है आपके हाथ में है, आप इनको बोलेंगे कि भाई ये घड़ी मुझे बेचनी है, मैं 20 साल से यूज कर रही हूँ, ये मैं आपने रोज देखी है मेरे, पर ये घड़ी आपकी है कि नहीं ये आपको साबित करना पड़ेगा। ठीक है, राइट। तो वैसे ही जब आप रीडेवलपमेंट के लिए जाते हो तो पहले आपको कन्विंस हुआ है कि नहीं, ये एक सबूत है कि आपके जो पुराने डेवलपर जिसने ये बिल्डिंग बनाई है उसने आपको ओनरशिप सही सही दी है कि नहीं। फ्लैट एग्रीमेंट तो बना लेते हैं, लैंड लैंड जो डीड, है उसका हाँ, कन्वेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। उसको कन्वेंस डीड कहते हैं। कन्वेंस डीड कहते हैं, तो वो कन्वेंस हुआ है कि नहीं हुआ है, उसमें भी कोई शरारत है कि नहीं, उसने पार्शियल कन्वेंस किया हो कि अगर आगे का कहीं 30-40 साल के बाद नया एफएसआई निकले तो वो एफएसआई मेरा होगा, या आपको शायद पता नहीं बट आपके डॉक्यूमेंट में ये लिखा होगा, तो वो स्टडी करना जरूरी है। गवर्नमेंट समझती है कि उस जमाने के जो डेवलपर्स थे शायद इतने ऑनेस्ट नहीं थे, कुछ कुछ तो उन्होंने फॉल्टी, किसी ने किया ही नहीं होगा, किसी ने फॉल्टी किया होगा, तो डीम्ड कन्वेंस का प्रोविजन जो पिछले कुछ सालों में आया है वो बहुत अच्छा है और अच्छे सोसाइटीज को बेनिफिट हो रहा है। डीम्ड कन्वेंस में जाके आपको डेवलपर से कोई लेना देना नहीं, पुराना कई डेवलपर्स भाग गए हैं, कई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या करें, तो वो एक कन्वेंस जो होता है। सेकंड है कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड, ये तो आपके और डेवलपर के बीच का एग्रीमेंट है, इससे कोई थर्ड पार्टी कंफर्म नहीं कर रही है। सेकंड होता है जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में ये लैंड आपके नाम पे है कि नहीं, वो पीआर कार्ड जिसको कहते हैं, ठीक है, वो पीआर कार्ड आपके नाम पे है कि नहीं, ये गवर्नमेंट लैंड रिकॉर्ड में नोट किया हुआ है कि ये लैंड आपका है, ये हो गया सेकंड एविडेंस। थर्ड जो है कि आपको रेगुलेटरी देखना है कि लैंड तो आपका है, कन्वेंस भी हो गया है, मगर उस एरिया में जोनिंग हुई है, जैसे हर 15-20 साल में जो डीपीआर बनता है, ठीक है, उसमें आपका जोनिंग चेंज हुआ है क्या, आपका एक एग्जाम्पल के था, आपका रेसिडेंशियल था, वहां पे स्कूल का रिजर्वेशन आ गया है या हॉस्पिटल का रिजर्वेशन आ गया है या कोई एमिनिटीज एरिया में चला गया है, या आरजी कहते हैं जो रिजर्व जो होता है, वो कहीं रिजर्वेशन आया है या कहीं कोई नो डेवलपमेंट जोन हो गया है, ये आपको चेक करना है कि लेटेस्ट आपकी बिल्डिंग तो 50-60 साल पहले बनी थी, तब अलग कायदे थे, शायद नो डेवलपमेंट में बनी होगी बट कोई पूछने वाला नहीं, बट आज अब जब जा रहे हो तो वो नए सिरे से देखेगा कि कहीं रिजर्वेशन उस प्लॉट पे है कि नहीं, तो वो पीआर कार्ड आपको सीटीएस सर्वे करके उसका एक डीपी प्लान में आपको मिल जाएगा कि है कि नहीं। तीसरा है आपको एक फिजिकल सर्वे करना पड़ेगा कि आपके कागज में तो इतना लिखा हुआ है मगर फिजिकली आपके पास वो लैंड है कि नहीं है। ठीक है, हो सकता है उस जमाने में आइडेंटिफिकेशन में बिल्डर के कई गलती हो गई हो सकता है कि अब किसी ने वो एनक्रोच कर लिया हो, आपको पता ही नहीं कि ये आपकी जमीन है, कई साल से आप वहीं कोई एक रेस्टोरेंट देख रहे हो, गराज देख रहे हो, आपको पता ही नहीं था आपकी जमीन है, बट आपके पीआर कार्ड में तो लिखा हुआ है, आपके कन्वेंस में लिखा हुआ है कि ये आपकी जमीन है, तो वो फिजिकल करोगे तो आपको सर्वे पता चलेगा। तो ये एक थर्ड हो गया। अब आइए इंटरनल, कि इंटरनल आपके जो डेवलपर ने ओरिजिनल बिल्डिंग बनाई थी वो एक प्लान बनाया था, प्लान के हिसाब से कंस्ट्रक्ट किया था और वही म्युनिसिपैलिटी में सबमिट करके अप्रूव हुआ था, ठीक है। आज जब आप 40-50-60 साल के बाद वो बिल्डिंग लेकर जा रहे हो तो वेदर उसमें कोई मॉडिफिकेशन हुआ है क्या इलीगल,
जो लोग एक्सटेंशन बनवा देते हैं, एक फ्लोर एक्स्ट्रा डाल दिया, या कहीं ग्रिल विल आगे करके बैल्कनी कवर, बैल्कनी तो खैर हर कोई कवर करता है, बट कहीं एक्स्ट्रा ओपन एरिया को कवर कर लिया है। पर्टिकुलरली ग्राउंड फ्लोर पे हम देखते हैं जो ओपन एरिया होता है, लोग उसको कवर कर यूज करते हैं। सोसाइटी में ऑब्जेक्शन नहीं लेते कोई, बट जब रीडेवलपमेंट के जाते हो तो ये सब इंटरनल जो है वो आपको चेक करवाना पड़ता है, उसके लिए इंटरनल सर्वे कराना पड़ता है। उसके हिसाब से दो चीज होती है, एक आपको एफएसआई यूटिलाइज अनयूटिलाइज एरिया जो होता है वो हो जाता है, और सेकेंडली किसको कितना एक्स्ट्रा एरिया मिलेगा, कॉर्पस मिलेगा, वो आपके अप्रूव्ड प्लान के हिसाब से एक वो होता है। तो ये हो गया एक सर्वे। फिर होता है एक जो इतने साल में आपकी 60 साल पुरानी बिल्डिंग है, कई फ्लैट कई बार बिके और खरीदे गए होंगे, ठीक है, कई बिके हैं, कहीं आपको एज अ सक्सेशन मिला है, विल में मिला है, तो हर एक ट्रांसफर के ऊपर एक पेपर वर्क होता है। तो हर एक का पेपर वर्क सही है कि नहीं है, वो चेन ऑफ ट्रेल ऑफ डॉक्यूमेंट्स जिसको कहते हैं, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी भरी गई है कि नहीं हर स्टेज पे, ठीक है, क्योंकि अगर आप स्टैम्प ड्यूटी वाले तो बैकडेटेड जाके भी आपसे क्लेम कर सकते हैं, तो वो क्लेम किसका होगा? इंडिविजुअल फ्लैट वाले जो है उसने अगर नहीं भरी है तो सोसाइटी थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है, डेवलपर तो नया जो आएगा वो तो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो वो एक बार चेक करना जरूरी है कि हम सबके डॉक्यूमेंट, सब फ्लैट ओनर्स के डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है। विल में कहीं लिटिगेशन चल रहा है, दो भाई लड़ रहे हैं, एक जाके कहीं अफ्रीका में बैठा है, आप क्या करोगे? तो ये सारी चीजें एक बार आप एक ऑडिट ट्रेल करवा लें लीगल, कि हर एक फ्लैट का इंटरनल जो है वो सही है कि नहीं, कहीं मॉर्गेज किया हुआ है, बैंक को लोन भी दी हुई, वो जो सारी चीज है, कहीं अटैचमेंट की नोटिस आ गई है। कई कई केस में हमने देखा है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने या इनकम टैक्स ने फ्लैट अटैच कर लिया है। तो ये सारी दिक्कतें लीगल में आ सकती हैं, तो आप रीडेवलपमेंट जाने के पहले ये सारी चीजों का एक बार सर्वे कर लें इंटरनल, ताकि वो प्रॉब्लम ना। बाकी सब चीजें तो फिर छोटी छोटी चीजें तो जैसे प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, आपने मीटिंग्स की है, मिनट्स किए हैं, वो सब तो आएगा, बट ये मेन फ्रेम मेरे हिसाब से चीजों का एहतियात करना बहुत जरूरी है। तो ये आपने बहुत डिटेल में बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है, बहुत ही माइन्यूट कह सकते हैं ना डिटेल आपने हमें बताई है। तो अगर और भी अगर आपके जहन में अगर कोई सवाल आते हैं रीडेवलपमेंट के रिलेटेड, हमें कमेंट करके बताइएगा, हम ज़रूर नौशाद सर से इसमें ज़रूर जानकारी लेंगे डिटेल में। लेकिन ये है कि रीडेवलपमेंट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? 100% जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए? उसके जैसे मैं एक लाइटर नोट पे कहूँ तो मेरे कई दोस्त मेरे एज के हैं, वो मेरे पास एडवाइस लेने आते हैं कि हम कफ परेड में रह रहे हैं या अच्छी जगह में कहीं रह रहे हैं, पुरानी बिल्डिंग है, नामचीन बिल्डिंग है, बहुत प्रेस्टिजियस बिल्डिंग है, बट 50-60 ईयर्स पुरानी है, उसमें ना क्लब हाउस है, ना ओपन एरिया है, ना कोई एम्यूनिटीज है या बैंक्वेट हॉल है वगैरह वगैरह। बच्चे जो हैं उनको इन बिल्डिंगों में नहीं रहना है, उनको वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको प्ले एरिया मिले, उनको स्विमिंग पूल हो, ये हो वो हो। तो ये एक लाइफस्टाइल चेंज है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वो एक ध्यान में रखना जरूरी है। सेकंड, आपके हाथ में नहीं है, बिल्डिंग अगर क्रम्बल हो रही है तो आपके पास चॉइस है, हर साल आप लाली लिपस्टिक लगाओ, पेंट कराओ, सीमेंटिंग कराओ, वाटर प्रूफिंग कराओ, या आप एक नए प्रोजेक्ट में चले हो, कम से कम आपको 20-25 साल फिक्र नहीं है कि कहीं प्रॉब्लम होगा या क्या होगा। थर्ड है एक्स्ट्रा एरिया की रिक्वायरमेंट, ठीक है, आज फैमिलीज बड़े हो गए हैं, रिक्वायरमेंट्स भी बड़ी हो गई, चाहे फैमिली छोटी हो पर एक सर्वेंट्स रूम चाहिए, एक मंदिर रूम चाहिए, एक गेस्ट रूम चाहिए, तो आपकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई है। और लास्ट में जो है वो लेआउट्स भी चेंज हो गए हैं, जो पुराने ज़माने में लेआउट्स होते थे उस ज़माने के हिसाब से आज लेआउट्स हैं वो अलग है। तो ये सारी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें, इसमें लोग गलत रीजन की वजह से जाते हैं रीडेवलपमेंट के लिए, वो गलत है, वो प्रॉफिट करने जाते हैं। मैं समझता हूँ अगर आप इसमें प्रॉफिट मोटिव ध्यान ना रखें तो, क्योंकि आप प्रॉफिट मोटिव से जाओगे तो आप गलत नेगोशिएट करोगे, आप गलत डिमांड करोगे तो आपको सही डेवलपर नहीं मिलेगा, आपको कोई ऐसा डेवलपर मिलेगा जो आपकी सारी डिमांड एक्सेप्ट आज कर लेगा, फिर कहीं आपको चोरी करके या कहीं फंसा के या तो आपकी डिमांड्स प्रॉफिट मोटिव से ना रखें, आपकी रिक्वायरमेंट और जो फिजिबिलिटी के हिसाब से वो रखें, विन विन, कि मुझे भी बेनिफिट्स मिले, मुझे ये सारे जो बेनिफिट्स चाहिए वो मिले, क्लब हाउस वगैरह जो है, एक्स्ट्रा एरिया, थोड़ा सा कॉर्पस रीफर्निशिंग करने के लिए, मगर डेवलपर भी उसमें कमाए तो अच्छा डेवलपर आएगा, तब जाके विन विन होगा।
तो मुंबई के लिए अब बहुत अपॉर्चुनिटीज है रीडेवलपमेंट के लिए। सही मायना चुनना है कि आपको डेवलपर को देना है या सेल्फ रीडेवलप करना है। दोनों में आपके लिए अच्छा ही है, लेकिन आपके लिए क्या सही है वो आपको खुद सबको मिलके तय करना होगा कि क्या करना है। सही है। बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद जी, बहुत ही डिटेल में आपने ये जानकारी दी है। लेकिन अगर हमारे पास और सवाल आएंगे तो Sure, हम I'll जरूर be very चाहेंगे कि happy. आप उनको एड्रेस करें और हमें उसका सोल्यूशन दें। I'll be very happy. आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. थैंक यू सो मच। Thank you. रियल एस्टेट इंडस्ट्री से जुड़े न्यूज, व्यूज और इंटरव्यूज के लिए जुड़े रहिए रियल स्टेट ऑफ रियल एस्टेट के साथ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।